सबका स्वागत है स्टडी मोड के फैमिली में सबका स्वागत है। चलिए यहां पर देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई इकाई में मापा जाता है। यानी कि टेस्ला एसआई इकाई है। किसका टेस्ला इकाई एसआई इकाई है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ये देखो कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का आपको क्या होता है, टेस्ला यूनिट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? बुरादा जो होता है ना, बुरादा लकड़ी का बुरादा हो गया, उससे बर्फ को ढक दिया जाता है। या आप देखोगे कि जूट का जो बोरा होता है उससे भी बर्फ को ढक दिया जाता है। या देखोगे आप पुआल, जब घर वाले क्षेत्र देखोगे तो कभी आपको जो बर्फ लाया जाता है वो आपको पुआल वाला जो कुटी होता है, भूसा होता है, उसमें ले जाकर रख दिया जाता है। क्योंकि ये सब जो होते हैं ये विद्युत का कुचालक होता है या उष्मा का भी कुचालक होता है, जिस कारण से देखोगे कि ये आपको उष्मा अंदर नहीं जा पाता है, बाहर का उष्मा, जिसके कारण बर्फ नहीं पिघल पाता है। इसलिए देखोगे कि बुरादा उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, जिस कारण से ये आपको नहीं पिघलता है। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको क्या हो जाएगा यहां पर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम तारे को टिमटिमाते देख पाते हैं। तारे जैसे टिमटिमाते हैं हम लोग देख पाते हैं, तारे को टिमटिमाते देख पाते हैं। आखिर क्या कारण है कि तारे को टिमटिमाते देख पाते हैं? असल में तारा जो है एक जगह, आपको तारा जो है वो टिमटिमा नहीं रहा है, इधर से उधर उधर से इधर नहीं हो रहा है। ये वायुमंडल के जो आपको कण है, अलग अलग छोटे छोटे कण जो अलग अलग लेयर में स्थित है, तो प्रकाश जब आता है और मीडियम बदलता है तो वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश कण पर रखकर इधर उधर आपको ऐसा लगता है कि लेयर जब बदलता है तो आपको स्पीड बदलता है ना, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो प्रकाश की स्पीड बदलता है, तो स्पीड जिगजैग पाथ पर जैसे बदलते हुए दिखाई देता है, वहीं आपको ये दिखाई देते हैं कि आपका तारे टिमटिमा रहे हैं। और ये जो होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे कि कोई भी पानी में चीज डालो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये लकड़ी पानी में डालो टेढ़ा दिखाई देगा। और प्रकाश जो होता है ये अपवर्तन के कारण ही होता है, आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ के गोला खाए होगे तुम लोग, तो बर्फ के गोला खाए होगे तो भयंकर होता है। चलो लगाओ, लगाइए क्वेश्चन। संटू कुमार, मध्य निषेध में फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं संटू जी, लगातार लगे रहिए, अभी भर्ती है और आपको उम्मीद करना चाहिए कि आगे के दरोगा में एक रिजल्ट फोड़ दे। क्योंकि जहां 20 साल प्रमोशन कर जाओगे, कांस्टेबल से बनोगे दरोगा, वहां आप एक ही बार में दरोगा निकाल सकते हो। और मुझे होप है कि आप अच्छे से एग्जाम दोगे तो निकालोगे, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा आपका तैयारी भी है। सो एक चीज को भूल जाओ, अब जो चीज हो गया हो गया। आगे जो टारगेट है 1 महीने बाद, उसमें आपको ये करना चाहिए और उसको लगाकर आपको उस एग्जाम को निकालना चाहिए। और मुझे पता है कि आसान है पीटी निकालना दरोगा, अगर बढ़िया से आप 1 महीना भी तैयारी कर लेते हो, मन लगाकर 8 घंटा 10 घंटा डेली पढ़ाई करते हो, रिवीजन करोगे तो निकल जाएगा। तो चिंता मत करो, बहुत से एग्जाम आएंगे लाइफ में, आप गिरोगे उठोगे, और जब एक बारी का एग्जाम निकलने फाइनल शुरू हो जाओगे तो देखोगे एकदम रिजल्ट का लत्ती लगा दोगे, एकदम एकदम कई रिजल्ट आने लगेगा। बर्फ पर दाब जब बढ़ाओगे तो उसका क्या होता है, गलनांक घट जाता है। क्या होता है? गलनांक घट जाएगा। क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। घटने का कहने का मतलब कि जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर गलता था वो 0 डिग्री पर नहीं जाएगा, वो माइनस में अब चला जाएगा, -3 पर, -4 पर, ऐसे पर आपको क्या होगा, गलेगा। तो ये चीज आपको देखोगे कि ये क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक ना? और वही आपको अगर दाब बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो, दाब घटा देते हैं तो वो जल्दी से पिघलने लगता है। सो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घर के जो विद्युत संयंत्र है, जो घर के इलेक्ट्रीफाई किया जाता है जब, तो उसमें आपको बताना है मशीन जोड़े जाते हैं। सर सुप्रिया, सर करेंट अफेयर नहीं करवाइएगा। करवा देंगे सुप्रिया, चिंता मत करो, करवाएंगे। एक अलग सेशन लेकर मैं आ रहा हूं जीके और करेंट अफेयर का। सो उसमें करेंट अफेयर भी रहेगा और आपको जीके भी रहेंगे, डेली 10 क्वेश्चन करीब करेंट अफेयर के रहेंगे। सो डोंट वरी, आप लोग चिंता मत कीजिए, करेंट अफेयर का भी सेशन कराया जाएगा। मैं दरोगा को ध्यान में रखते हुए इस छठ, जितने भी है छठ में तो घर गया नहीं हूं, इस छठ को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा मटेरियल आप लोगों का तैयार कर रहा हूं और एकदम लगातार रिविजन चलते रहेगा और पूरा बेधड़क आपको पढ़ाई होने वाला है। ठीक ना? और घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। जो घर के विद्युत संयंत्र होते हैं, आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि दरोगा में लगभग 20 क्वेश्चन जो पीटी में आता है साइंस का, और मेंस में भी उतना ही क्वेश्चन साइंस का आता है। बिहार को पुलिस में 25 क्वेश्चन साइंस का आता है, बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन साइंस का आता है, तो आप बीपीएससी में देखो 25 से 30 क्वेश्चन साइंस का आता है। तो साइंस का एक चीज यहां से तुम लोग का क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किसमें? आपको समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। जो घर में जो विद्युत संयंत्र है, जो पंखा हुआ, इन्वर्टर हुआ, जो तुम्हारा फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी का जो आपको यंत्र जोड़े जाते हैं वो समानांतर क्रम में, क्योंकि सबका अलग अलग क्षमता है ऊर्जा
ग्रहण करने का, सबका अलग अलग है। ठीक, लैपटॉप कुछ और ऊर्जा लेता है, ट्यूबलाइट कुछ और लेता है, कैमरा कुछ और लेता है, से इसके लिए। लेकिन हमारा जो आपको फ्यूज जोड़ा जाता है घर में, फ्यूज, उसको तो अलग अलग एनर्जी चाहिए नहीं, वो तो तुम्हारा शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए होता है, इसलिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ। लोहे में जंग लगना एक है, लोहे में जो जंग लगता है, यानी जंग जो लगता है, ये देखोगे लोहा में, वो आपको जो वायुमंडलीय नमी है उसके कारण होता है। ठीक, Fe2O3। अब इनटू में यहां पर x हो जाएगा, x ये यहां पर एक आपको मान बदलने वाला आपको चीज है H2O। H2O मतलब वायुमंडल में जितना नमी है। x यहां पर इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। और ये ड्रॉपलेट जो है आपको पानी का, ये कितना आपको मौजूद है, यानी आर्द्रता कितना मौजूद है, ये आपको वेरिएशन करता है ये चीज। और ये जो आपको जंग का फॉर्मूला अगर कभी पूछ ले तो ये फॉर्मूला होता है। जंग लगता है तो क्या होता है, आपको कोई भी लोहे का भार बढ़ जाता है, और ये कैसा आपको है, रासायनिक मिश्रण है। जंग ना लगे इसलिए हम लोहे पर एक चास्ता की परत चढ़ा देते हैं, जिसे कहा जाता है गुल्वनाइजेशन। या जंग ना लगे इसलिए हम लोग पेंट कर देते हैं, जंग ना लगे इसलिए जरल मोबिल चढ़ा देते हैं। ये सब जो प्रक्रिया होता है, इसके तहत हम जंग से बचा लेते हैं लोहे को। इसका याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें लोहे का द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किरचॉफ के नियम विज्ञान के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो किरचॉफ साहब थे, ये इन्होंने 2 नियम दिया। किरचॉफ के 2 नियम बताता है। ठीक, तो किरचॉफ के नियम जो बताता है, ये क्या बताता है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये विद्युत परिपथ से है। विद्युत परिपथ में इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी इलेक्ट्रिसिटी आता है, यानी विद्युत धारा, इनके पहले नियम के अनुसार वो कांस्टेंट होता है, यानी जाने वाला और आने वाला दोनों को वैल्यू जोड़ोगे तो 0 आ जाना चाहिए। ठीक, यानी कांस्टेंट होता है, ये विद्युत परिपथ के लिए होता है। ठीक, वही दूसरा नियम क्या बताता है, वो आपको दूसरा नियम आपको वोल्टता और प्रतिरोध से संबंधित है। यानी पहला नियम तो आपको विद्युत परिपथ से, वो भी विद्युत परिपथ से ही संबंधित है। ठीक, तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। ठीक, 7 के आंसर बी हो जाएगा। विद्युत परिपथ में आप पढ़े होंगे किरचॉफ का नियम, 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ने था ये सब। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। जब केतली में पानी गर्म होता है, यानी केतली में हो जाए, आपको चाय बनाते हैं इसमें, इसका पीडीएफ कब मिलेगा। ये पीडीएफ देखो भाई, ये जो बन रहा है ना, ये चीज बन रहा है तुम्हारा बुक के लिए। तुमको 50 क्वेश्चन का साइंस का बुक में निकालने वाला हूं, उसी का क्वेश्चन मैं निकाल कर आप लोगों को करा रहा हूं। तो प्लीज धैर्य बनाकर रखो, बुक आएगा उसमें 50 कंपाइल रहेगा, उसके बाद आप लोग देख लेना। ठीक, केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी जो गर्म होता है, ये किसके कारण होता है, संवहन के द्वारा होता है। संवहन क्या होता है, जैसे ये द्रव में होता है और आपको गैस में होता है। संवहन जो आपको ड्रॉपलेट होते हैं, जो आपको वायुमंडल में उपस्थित है, उसमें भी जो प्रक्रिया होता है वो आपको संवहन द्वारा ही होता है। समझ गए। अब ये जो आपको कहोगे कि सर जी ये क्या होता है, चालन क्या होता है, ये ठोस में होता है। जैसे कि मान लो तुम खाना बना रही हो और तुम सुईठा पकड़ी हो, तो क्या होता है कि ज्यादा देर तक अगर सुईठा चूल्हा में रहे तो पीछे की तरफ भी गर्म होने लगता है, होता है ना। या आप छोलनी देखोगे कि ज्यादा अगर आंच में लगाने पर आगे तो गर्म होइबे करेगा, पीछे की तरफ भी। सो ठोस में जो होता है वो चालन हो जाता है। और अगर पानी खोलना, चाय बनना, ये दूध उबलना, इसमें जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ जो गर्म होते हैं वो कौन होते हैं, संवहन द्वारा होते हैं। और सबसे खतरनाक कौन होता है, विकिरण होता है। विकिरण क्या होता है, ये रेडिएशन। जैसे सूरज के प्रकाश हमारा आता है और पूरा वायुमंडल को गर्म कर देता है। सूरज के प्रकाश आने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं, उसके ताप आने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। सो वो जो होता है विकिरण होता है। और बोला जाता है कि विकिरण से ही बचना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर आप शादी में मेकअप कराने जाती होंगी, जो भी गोल्डी मोल्डी जो भी कराया जाता है, डायमंड वायमंड कुछ कराया जाता होगा, ऐसा कुछ होता है, तो आपको मेकअप करने वाली ये सलाह देती है कि आपको आग से दूर रहना है, आग के पास बैठना भी नहीं है। पूछो क्यों नहीं बैठना है। सो आग के पास अब बैठोगी तो उसमें से निकलता है विकिरण। विकिरण निकलेगा और जब तुम्हारे चेहरे पर जो 2-2 सेंटीमीटर या 2-2 नैनो सेंटीमीटर का जो तुम्हारा लेयर चढ़ा रहता है, नैनो तो नहीं होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर भी उतना भी नहीं होगा, पर उससे थोड़ा कम होगा। जो लेयर चढ़ा रहता है वो क्या होता है, वो पिघल जाता है, यही विकिरण के कारण। इस कारण से तुम्हारा जो परी वाला चेहरा होगा वो लाइक लंगूर की तरह हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है। तो मैंने तुमको ये भी सुझाव दे दिया शादी से पहले, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जो गर्ल्स है, क्योंकि लड़का तो सस्ते नहीं है। लड़का को क्या किया जाता है, गोबर उठाया जाता है, तिलक लगा दिया जाता है, दही उठाया जाता है, तिलक लगा दिया जाता है। अब माई क्या करती है, वो वहां खोल रहे, लगा के तिलक एकदम मार देते, काजर काम खत्म। अब वो बढ़िया लगने वाला जो हीरो जैसा लगता था दूल्हा, मोछ मुड़वाकर, दाढ़ी बनवाकर, एकदम खिस खास कर एकदम लगाकर, एकदम पता चलता है कि का हो गल बबुआ के। हम तो देखते तो हम ये सोचते हैं कि कितना सबसे ज्यादा अगर कुछ शादी में परेशान होता है तो लड़का सब पर जुल्म होता है।
लड़का सब पर जुल्म होता है। और शादी में अभी लड़का सब पर जितना जुल्म होता है तब लड़की पर तो होइबे ना करता है। सबसे पहले तो धोखा में रखा जाता है। केवना गांवे जा लड़का सब दुल्हा बन के जाता है, साली कहती ए दीदी तोहर बहुत मस्त, जीजा जी जीजा जीजा जी, पैसा वो दिन सुतना रहता है। अगर अगला बार गए तो कोनो जीजा जी के वैल्यू ना, काहे कि जान रहे जीजा जी का लगे बनर जैसा लागे लनका फायदा बाबती लाला, ठीक। तो वो चीज बा। फahrenheit और सेल्सियस के माप आपको किस पर आपको बराबर हो जाते हैं, किस तापमान पर बराबर हो जाते हैं? फahrenheit और सेल्सियस का ये होते हैं -40 डिग्री पर। -40 डिग्री सेल्सियस पर आपको बराबर हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपका ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, जो कि नेगेटिव कभी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ध्वनि की गति स्वार्थिक होती है। ध्वनि की गति स्वार्थिक किसमें होती है आपको बताना है, ठीक। चलिए, ध्वनि की गति सर मामला है सीएसबीसी। क्या लिख रहे हो संटू? सर जी कल एप्लीकेशन पर क्लास कराए थे, आज क्लास होगा कि नहीं? कल आज होगा, आज 100 क्वेश्चन का एप्लीकेशन पर क्लास होगा बाबू, 8 बजे होगा। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? नीरज जी मैंने आपको बताया ना, इसका पीडीएफ बुक में आएगा, प्लीज आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आएगा। 8 बजे पर फुल 8 बजे आज एप्लीकेशन पर स्टडी मोड के बैच में आपको क्लास होगा। 100 क्वेश्चन का मैं क्लास लूंगा और 100 क्वेश्चन आप लोगों का तैयार कर चुका हूं, उसमें आप लोगों को पूरा लगाना है। ध्वनि की गति स्वार्धक होती है। ध्वनि की गति किसमें स्वार्थिक होगी? स्टील में भैया। ठोस में क्या होता है कि ध्वनि गति बहुत तेज चलता है, ये याद रखिएगा। निर्वात में तो ध्वनि चलेगा ही नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। ध्वनि अनुधर तरंग है और इसको मीडियम की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 लगी, अब जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत इंसुलेटर नहीं है? विद्युत का इंसुलेटर नहीं है, यानी कि कुचालक नहीं है। विद्युत का कुचालक इसमें से कौन सा नहीं होगा भैया? सोना। सोना थोड़े ना विद्युत का कुचालक होता है, और सोना बहुत ही आघात वर्धनीय होता है। स्वतंत्र अवस्था में मिलता है सोना, और सोना की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके के आविष्कार जो किया गया था यह 1796 में किया गया था। चेचक के टीके के आविष्कार 1796 में किया गया था, और इस किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर द्वारा। वायरस जनित बीमारी है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी। सबसे पहला जो आपको टीका का आपको आविष्कार वो चेचक का टीका था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? जो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है इसमें से कौन सा वो चीज है जो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है? तो शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका कर ले जाते हैं, यानी ऑक्सीजन को पूर्ति करते हैं। आरबीसी ये काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास करता है। ये जो डब्ल्यूबीसी का काम है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ब्लड क्लोटिंग में कौन सहायक होता है? ये आपको प्लेटलेट्स जो सहायक होता है वो ब्लड क्लोटिंग में भी सहायक होता है, यानी ब्लड को जमने में सहायक होता है, ठीक। सो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। और आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल है, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन हो गया, हीमो और ग्लोबिन दो हो गया। हीमो में लोहा होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक। और इसके साथ ही ऑक्सीजन जाता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है? चलो लगाओ ये क्वेश्चन, देखते कौन सही लगा रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। बार लड़का तू सब हम लोग आगे चल रहा है रे। अक्षय कुमार पासवान चलेगा बाबू, चलेगा। अब तुम लोगों का ही समय आ गया है। अब 3-3 4-4 घंटा तुम लोग का चलेगा, डोंट वरी। अब तुम लोग का समय आ चुका है। अब जब स्टार्ट हो जाए, कल या परसों जब भी स्टार्ट हो जाए, तुम लोग का लगातार सब चीज चलते रहेगा, ठीक। सब चीज मिल जाएगा तुम लोग को। देखोगे एक ही जगह पर सब चीज मैं आपको दे दूंगा, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन सेट। मनुष्य के शरीर में हृदय के एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है, क्योंकि मनुष्य के जो धड़कन होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? आपको 60 बार धड़कता है। तो आप 60 नहीं 72 बार, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड में मनुष्य के शरीर के जो धड़कन है वो 72 बार धड़कता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि आपको एक मनुष्य के शरीर के एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगेगा? सो एक बार जो धड़कने के लिए समय लगता है, मतलब धक धक करता है ना, धक 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 धक, वो लगता है 0.8 सेकेंड। और 1 मिनट में कितना धड़कता है? 72 आपको बार धड़कता है 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। शुष्क सेल में एनोड होता है। शुष्क जो सेल होता है जिसे प्राइमरी सेल कहा जाता है, सूखा सेल कहा जाता है, इसका एनोड जो बना होता है वो बना होता है आपका जस्ता का। और कैथोड किसका बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 15 के आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? चलो लगाओ क्वेश्चन में, देखता हूं तुम लोग का सही है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे दरोगा में आ गया। अब देखना यह है कि ये कौन कौन आंसर सही लगा रहा है। ये लगाओ क्वेश्चन। अब एनसीएल और इस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर सभी अपडेट आप लोगों को देता हूं, तो प्लीज इसमें ना डिस्टर्ब कीजिए, प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, मैं समझ रहा हूं बहुत बड़ा बात है, सब लोग साथ आ रहे हैं इस पर, सब लोग टीचर, सब लोग, सब गार्जियन, सब साथ आएंगे तभी जाकर इस पर कोई काम होगा। तो इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए, पहली बार सर, पहली बार लाइव देख रहा हूं, पासवान पवन कुमार, चलो बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, पढ़ देखिए। चलिए,
चलिए अब क्वेश्चन लगाइए, 70 क्वेश्चन है, बहुत देर हो जाएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। विजय कुमार बेरोजगार लगा रहे हैं, सी आंसर लगा रहे हैं, सी आंसर लगा रहे हैं, बताइए सी आंसर लगा रहे हैं ये। चलो और कौन कौन सी लगा रहा है, कौन कौन बी लगा रहा है, 16 का आंसर लगाओ सब लोग। सी लगा रहे हैं, बहुत से लोग सी लगा रहे हैं, विवेक पासवान लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, बहुत लोग बी लगा रहे हैं, ठीक। तो ये यहां पर देखने की जरूरत है कि मस्तिष्क तो आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा और हृदय भी करेगा, इसलिए जितने भी विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न आपको उपकरण होते हैं वो बहुत ध्यान से लगाए जाते हैं, हृदय में भी और मस्तिष्क वाला जो भी बीमारी होता है, ठीक। यानी कि पहले और तीसरा हो जाएगा, यहां से क्या होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है शरीर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और समझो कि ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है और मॉडरेट टाइप का भी क्वेश्चन है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग सही कर दे रहे हो तो साइंस आपका बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। निम्नलिखित में से विटामिन बी1 का कौन सा नाम है, विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है, विटामिन बी1 को कहा जाता है थायमीन, और विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन हो जाता है, विटामिन बी1 की कमी से जो होगा ये आपको कौन हो जाएगा बीमारी, विटामिन बी1 इसे कहा जाता है बीमारी, बेरी बेरी हो सकता है। बेरी बेरी बीमारी कहां होता है, जहां पर देखोगे कि चावल के ऊपर वाला जो छिलका होता है उसको अगर उतार दिया जाता है, या पॉलिश वाला चावल जो ज्यादा लोग खाते हैं उसको ये बीमारी हो जाता है, कौन सी, तो विटामिन बी1 का आपको थायमीन इसका नाम है। और रेटिनोल किसका नाम है, विटामिन ए का नाम है, जो कि गाजर में प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसकी कमी से रतौंधी हो सकता है। राइबोफ्लुविन किसका नाम है, विटामिन बी2 का नाम है, इसे याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का नाम है, और ये आंवला में सबसे अधिक मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग दे रहा है, यानी कि एक्यूरेट आपको नहीं पूछता, एक्यूरेट पूछेगा तब पर भी आप लोग लगा लीजिएगा, बट ये लगभग में दिया है। पीसीएस क्वेश्चन है कि आपको विषुवतीय व्यास क्या होता है। विषुवतीय व्यास मतलब ये वाला व्यास की बात कर रहा है, यानी बीच वाला जो आपको विषुवत रेखा वाला व्यास जो हो गया वो होता है 12,750 किलोमीटर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 19 देख लो, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है। यानी अगर ऊंचाई के साथ हम बढ़ते हैं, यानी ऊंचाई करते हैं, जब हम वायुमंडलीय ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री तापमान घट जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी आती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका आपको 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पायरोमीटर किसकी इकाई है। पायरोमीटर जो है ये किसकी इकाई है, आपको बताना है पायरोमीटर किसकी इकाई है। एसटी कैटेगरी के किसी का लोचा नहीं था, फिर भी कट ऑफ कम कैसे हुआ इतना में बताइएगा सर। अमित कुमार, एसटी कैटेगरी में, क्योंकि इस बार कट ऑफ इसलिए भी कम हो गया है ना, क्योंकि बहुत से लोग जो हो गए ना वो आए नहीं थे फिजिकल देने, और बहुत से जो है ना क्रीम लड़के गए थे, यानी कि पढ़ने वाले लड़के इस बार एक्साइज में बहुत से लोग क्वालिफाई कर गए थे, आपको जो अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो इसके चलते कट ऑफ गिरेगा ही। अगर ईमानदारी से एग्जाम होता कट ऑफ श्योर गिरेगा। चलो 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 लगाते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है, पायरोमीटर आपको क्या करता है, सौर विकिरण को मापने के लिए या उच्च तापमान को मापने के लिए या सूरज के तापमान को मापने के लिए जो विकिरण होता है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक एनपीके ये देखोगे, ये आपको जो है जो उर्वरक है ये हर जगह भारत में देखोगे इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तीसरा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। एनपीके का आपको प्रयोग करते होंगे खाद के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। केंद्र में क्या है, सूरज है, और ग्रह क्या है उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी भी उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। यह सबसे पहले किसने बनाया था, कोपरनिकस ने बताया था। सबसे पहले किसने बताया था, कोपरनिकस ने बनाया था। इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। ध्यान से रखना, यह क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना होगा, और पहले के क्वेश्चन को और अभी के क्वेश्चन को जोड़कर चलना होगा। यानी कि इससे पहले भी क्रोमेटोग्राफी पर मैं बताता हूं कि जब दो चीज मिल जाते हैं उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का अभी का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किस में करते थे यह भी सोचने की जरूरत है। इससे पहले हम लोग क्रोमेटोग्राफी जब दो रंग हो जाता था, मिल जाता था, उसको करने के लिए डाई रंग, यहां पर देखो अलग करने के लिए, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने के लिए, तो ये सभी के लिए किया जाता है। यानी कि ये सभी नहीं, इसमें से आपको ए हो जाएगा। ये चौथा वाला गलत है। धातु शोधन के दौरान धातु का शोधन अलग तरीके से होता है, प्रगलन इस्तेमाल किया जाता है उसमें, तो ये देखोगे इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा। पहले, दूसरा और तीसरा हो जाएगा यहां पर, ठीक। पहले, दूसरे, तीसरे इसमें से सही हो जाएंगे। जो पहले आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता था, और अभी भी दो चीज मिल जाता है उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बताना है। जो जेट इंजन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, या रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाना है। गुरु जी आप घर नहीं जाइएगा, नहीं घर नहीं जा रहे, इतना काम है, इतना एग्जाम है कि नहीं जा रहे हैं।
घर नहीं जाना है। और प्लीज कॉपी करना सब लोग बंद करो, अभी क्वेश्चन लग रहा है भाई, तुम लोग को ना समझ में आ रहा है क्या? हम बोल रहे हैं कि अलग से वीडियो बनाकर हर जानकारी देते हैं, तो आप लोग इसी में पूछ रहे हो। बताओ, डिस्टर्ब होता है। सर जी मेरा इतना में एनसीएल बना था, कोई दिक्कत नहीं है। मनीषा कुमारी बढ़िया है, बना था तो एनसीएल में कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। तो नया वालों को दिक्कत क्या है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपको काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? ग्रह की गति का नियम जो प्रतिपादित किया गया था, यह किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? सो ग्रह की गति का नियम जो दिया गया था केपलर द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, किस नियम के आधार पर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है? एक भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरता है कक्षा में। यह कक्षक में आप देखोगे कि किस नियम के आधार पर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है? कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, यह किस प्रिंसिपल के आधार पर कहा गया है? तो इसका एक आपको देखोगे हुंस के नियम पढ़ोगे आप लोग, ठीक ना? आप वो जब नियम पढ़ोगे तो उसी के आधार पर देखोगे ये आपको इलेक्ट्रॉनों की 2 संख्या भरने का नियम बताया गया है। परपरी ये हो जाएगा हुंस के नियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुंस के नियम कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। जो ध्वनि स्वर है इसकी पिच किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। ध्वनि के जो स्वर है इसकी पिच जो होती है, यानी कि जो तुम्हारा चाय चाय करने वाला चीज होता है, जैसे कि लड़की का पिच ज्यादा होता है, तार तत्व ज्यादा होता है, और लड़कों का कम होता है। मच्छर का ज्यादा होता है, हाथी का कम होता है, इसलिए मच्छर लोग भुनभुनाते हो तो काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस। यानी देखो कि मोहल्ले में जब लड़ाई होता है और कोई औरत चिल्लाने शुरू कर देती है तो सभी मर्द चुप हो जाते हैं, काहे कि उसका तार तत्व ज्यादा होता है। उस सबका क्या होता है? वो सबका आवृत्ति पर ये सभी डिपेंड करता है, आवृत्ति पर। वही देखोगे कि मर्द अगर अकड़ कर चिल्ला दिए एक बार हट चुप, तो उसका क्या हो जाता है? आयाम ज्यादा हो जाता है, यानी कि लाउडनेस ज्यादा हो जाता है, ठीक। लाउडनेस ज्यादा होगा यानी कि आपको बोलेगा कि चुप रहो उसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति ज्यादा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, सूची को मिलान करना है। अब सूची को मिलान करो, देखो नीचे आपको दिया हुआ है सभी रासायनिक दिया है, उसका नाम पूछ रहा है। सूची को मिलान करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? सूची को मिलान करो, यहां पर आंसर लगाना है, सूची जो दिया हुआ है उसको मिलान करना है। चलो लगाइए। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कौन किसका फॉर्मूला है। कास्टिक, ये देखो आपको वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा को कहा जाता है धोने वाला सोडा, और इसको क्या होता है? Na2CO3 होता है, Na2CO3 into 10H2O होता है, ठीक। 10H2O होता है। ये क्या होता है? धोने वाला सोडा होता है, जो तुम कपड़ा धोते हो ना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक, NaOH। नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा पूछ रहे, तो पहले हम देख लेंगे नीला थोथा क्या होता है, फिर हाइपो क्या होता है, ठीक। तो नीला थोथा बोला जाता है कापर सल्फेट को, कापर सल्फेट जो होता है नीला थोथा कहा जाता है। हाइपो के तौर पर आप देखोगे कि आपको वीडियोग्राफी में या वीडियो कैमरा में या इसमें इस्तेमाल किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। सो पहले के आंसर क्या लगा लोगे? 4 लगा लोगे। पहले के आंसर देखो 4 एक ही में दे रहा है, यहां पर आराम से लगाकर निकल जाओगे। एक ही ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन में दे रहा है। चलो आगे चलते बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? अगर कंप्यूटर के आंकड़ा है उसमें से गलत हो गया, आंकड़ों में गलत हो गया है, तो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि इसमें बग हो गया है। बग मतलब ये कंप्यूटर आंकड़ों में गलती जो भी होता है उसको बग कहा जाता है, यानी कचड़ा आप कह सकते हो। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? आपको क्वेश्चन देता है परमाणु की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन द्वारा दिया गया था। परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। सो न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? चैडविक है। न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में होता है, कोई अवेश नहीं होता है, इसमें चैडविक है, जेम्स चैडविक है। प्रोटॉन का आविष्कारक आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा? आप गोल्डस्टीन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का कौन हो जाएगा? जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, चलो बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 के आंसर लगाओ सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारे एग्जाम में, बहुत ही अच्छा बबुआ लोग, बहुत अच्छा। अरे ऐसे पूरा गर्दा मचाओ यार, सही लगा रहे हो तुम लोग, क्या दिक्कत है? नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय? अनुचुंबकीय मैंने बताया था कि एक होते 3 प्रकार, जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं प्राकृतिक रूप से होते हैं। एक चुंबकीय होते हैं, चुंबकीय पदार्थ, एक अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रति मतलब कि विरोध करना, सीधे विरोध करना प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। फिर हम देखेंगे कि लौह चुंबकीय कौन होता है, तो कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, लोहा हो गया, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। फिर आपको अनुचुंबकीय क्या होते हैं? ये बोलते बीच बीचवा होता है, बोलता है थोड़ा से आकर्षित होंगे हम विद्युत क्षेत्र की तरफ से, थोड़ा सा आकर्षित होंगे, ये होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है। कौन हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ में आ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाइड्रोजन जो हो जाता है ये क्या हो जाता है? प्रतिचुंबकीय में आ जाता है। और लोहा जो हो जाएगा वो चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 32 देख लो,
बहुत से कारें के इंजन का अपशिष्ट गैसों के उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक किससे बना होता है? देखो, ये कार में एक उत्प्रेरक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कार के अपशिष्ट जो भी होते हैं, जैसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन हुआ, पानी कार्बन डाइऑक्साइड को आपको हुआ, उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और पानी में परिवर्तित कर देता है। जो भी आपको अपशिष्ट होता है या जो भी खतरनाक होते हैं हमारी दृष्टि से या तुम्हारी दृष्टि से, उसको बदल देता है। उसके रूप में, कार के रूप में या गाड़ी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में। तो ये किया जाता है प्लेटिनियम को, किया जाता है रेडियम को, किया जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है। एक तत्व का तो आप जान रहे फ्रांसियम है, एक तत्व जो है फ्रांसियम है। एक 1952 में खोजा गया था, एक और तत्व आपको खोजा गया था। वो बताओ कि जिसका नाम फ्रांस के ही नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम है फर्मियम। फर्मियम जो हो जाएगा, फर्मियम, ये भी आपको फ्रांस के ही नाम पर रखा गया है। तो दो तत्व जिसका फ्रांस के नाम पर रखा गया है, फ्रांसियम और फर्मियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देख लो। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त क्या है? एक आपको तरल संयोजी उत्तक है और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से लेकर 6 लीटर आपको रक्त होता है। महिलाओं में रक्त की संख्या थोड़ा कम होता है। ठीक, 4 से 5 लीटर होता है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त की कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है? तो एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक, रक्त नहीं जमना क्या होता है? हीमोफीलिया होता है। विटामिन के के कारण भी रक्त का क्लॉटिंग नहीं होता है, नहीं जमता है। आगे देखते हो, रक्त का पीएच मान क्या होता है? ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन है इसमें से? असत्य कथन को चुनना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? चलो लगाओ। ये दे रहा है कि आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति से हरा रंग होता है। आतिशबाजी यानी पड़क्का उड़क्का जब तुम लोग छोड़ते हो, उसमें बेरियम की उपस्थिति से क्या होता है? हरा रंग होता है। एक बात सही है, बेरियम आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है, ये बात सही है। ठीक, स्टेंशियम जो होता है ये गहरा लाल रंग प्राप्त करता है, ये भी बात सही है। सोडियम क्या करता है? पीला रंग प्राप्त करता है। ठीक है, लिथियम सबसे हल्की धातु है और ओस्मियम सबसे भारी धातु है, ये भी बात सही है। लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाता है, ओस्मियम भारी धातु हो जाता है। यानी इनमें से कोनो से गलत नहीं है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। पूछ रहा था कौन सा असत्य होगा, तो कोई भी असत्य नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दूध निम्न में से उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण होता है? दूध जो होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का, आराम से क्वेश्चन लगा लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। दूध पायास होता है, यानी कि पायास का आपको उदाहरण होता है। ठीक, अब आपसे पूछे कि दूध में कौन से विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और एक क्या नहीं पाया जाता है? तो आयरन नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसको बैलेंस फूड नहीं माना जाता है। ठीक ना, संतुलित आहार में इसको पूरी तरीका से। 36 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? अल्जाइमर रोग कैसे होता है? तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे तुम बुजुर्ग हो जाओगे, इसलिए शादी किया जाता है। शादी में क्या होता है कि तुम बुजुर्ग हो जाओगे, पेंटे में सूसू कर दोगे, तो पता ना चलेगा, तुमको कुछ याद ना आएगा कि हमको कहाँ जाकर सूसू करना है, कहाँ जाकर कुछ खाना है, कौन हमारा आदमी है, कौन पराया आदमी है। जैसे जैसे बुजुर्ग हो गए ना, दिमाग में क्या होता है, तुम्हारा एक आपको विकार पैदा होता है, जिसे हम लोग अल्जाइमर कहते हैं। उसमें तुम्हारा सोचने की क्षमता खत्म होने लगता है। मनुष्य इसलिए ही मनुष्य है क्योंकि वो सोचता है। अगर मनुष्य सोचना बंद कर दे तो फिर वो मनुष्यता नहीं रह जाएगा, फिर लाइक जानवर की तरह वो व्यवहार करने लगेगा, बंदर की तरह व्यवहार करने लगेगा। कोई के जाके छत पर कुछ भी कर देना और कोई के सामान लेकर भाग जाना। ठीक, तो बुजुर्ग तो होगे तो उतना तो तुम्हारे होगा नहीं कि कहीं के कोई के सामान लेकर भाग जाओगे, लेकिन इतना जरूर होगा कि वो चीज तुमको याद आता है, वो चीज याद नहीं आने लगेगा। इसलिए तुमको लखनी की जरूरत पड़ता है, और लखनी भी बुजुर्ग हो जाती है, लेकिन लखनी तुमसे एज में छोटी रहती है, तो उसका तो अल्जाइमर ज्यादातर देखोगे ना तो मेल में ज्यादा देखने को मिलता है, इसे फीमेल में मिलता है। तो ये क्या होता है कि तुम्हारे उस समय कहेगी ये बुढ़ऊ ला चाय पी ला, ये बुढ़ऊ ला पानी पी ला, खाला खैला वाह, तो उस समय तुमको लखने की जरूरत होगी। इसलिए लखना सब याद रखना कि दुनिया में दोनों लोग संतुलित रहकर चलोगे, तभी ये क्या होगा, मस्तिष्क का हो जाएगा, और ये विकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। निम्नलिखित में से किस काल में जीवन का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है? जीवन का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, ये किस काल में नहीं प्राप्त हुआ है? ये बच्चे चलो बताओ, कौन सा साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है? कौन से ऐसा काल था कि जीवन का साक्ष्य नहीं मिला? मिसोजोइक काल में मिला है, कैम्ब्रियम काल में मिला है, आपको पोलियोजोइक काल में मिला। देखो, जीवन का साक्ष्य मतलब जरूरी नहीं है कि मनुष्य की ही बात करो, कोई भी जीव की बात कर रहा है। लेकिन एजोजोइक जो है, जो एक माने जोइक मतलब होता है तुम्हारा जीव जंतु,
एजो मतलब होता है, एज मतलब एजो मतलब पत्थर, यानी जो पत्थर पर हम लोग बिना जीव जंतु के पत्थर के बारे में जानकारी जो पता करते हैं, बिना जीव जंतु का, उस समय जीव जंतु नहीं होंगे, उसे कहा जाता है एजोजोइक काल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। इस काल में आपको जीवन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखो, लार किसके पाचन में सहायक होता है, लार किसके पाचन में सहायक होता है, ये आपको बताना है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि ट्रेन में जा रहे थे, आ रहे थे सासाराम से, ये आ रहे थे पटना आ रहे थे, ठीक। और उस समय हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ में पढ़ रहे थे, पटना आ रहे थे, 12-13 का समय है। हम बुद्ध पूर्णिमा, ट्रेन था रात को, अब नींद लग रहा था। अब बगल में एगो बैठी थी आर्मी, उसका हस्बैंड था, तो मतलब कि वो हस्बैंड उस समय नहीं था। हम क्या किए ना कि हम सोए सुतले 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 होकर गोदिए पर गिर गए, मतलब कैसे, मतलब सिर रख दिया। बबुआ तो उस समय उतना नहीं था, ऐसा एज नहीं था, गलत बात मत सोचो तुम लोग। क्या हुआ कि पूरा एकदम हमारा लार गिर गया, साड़ी उड़ी पर, बेचारी कुछ बोलियो ना रही है। अब फिर जब उसका स्टेशन आया, इसे हमको ठोक कर उठाई, हम एकदम उठे तो देखे कि यार दादा का हो गया है, तो हमको बड़ा शर्मिंदगी हुआ। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोली कि कोई बात नहीं है, होता है, ठीक ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लार होता है, इसमें किसका पाचन होता है, इसमें स्टार्च का पाचन होता है, इसमें स्टार्च ये पाचन करता है। लार में टाइलिन पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट के भी पाचन में सहायक होता है, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखो, हमारे जीभ का वो कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद बताता है। कल ही मैंने इस पर ट्रिक बताया था कि मीठा स्वाद, खाटा स्वाद, जिसमें नहीं स्वाद है वो चीज बताना है, ठीक। हमको लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं मिनी बर्नवाल, कोई बात नहीं है, तुमको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, तो एक दिन तुम्हारे पास भी गोदी रखकर तुम्हारे थू पर सो जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। इसमें तब यही हम बोल सकते हैं, बाकी अब तो झूठ सच का पता उस युग में तो नहीं जाएंगे 2011-12 का, लेकिन अभी के लिए तो यही हो सकता है कि तुम बगल में बैठल रहा ना, हम तुम्हारे ये चीज गोदी पर रखकर सिर सोएंगे, अगर लार गिर गया तो समझना कि अरे मुंह से लार गिरता है, और नहीं गिरेगा तो समझ जाना कि मुंह से लार नहीं गिरता है। अब तो यही टेस्ट किया जा सकता है, बताओ, बोलो कहिया टेस्ट किया जाए। हमारे जीभ का कौन सा भाग जो होता है जो कि मीठा बताता है, ये बताना है, ये होता है अग्रभाग। अग्र जो भाग होता है, आगे वाला जो भाग होता है, मेहमान आते सबसे पहले मीठा पानी मांगते हैं, तो अग्र भाग जो होता है वो मीठा बताता है, ठीक। और जो किनारे किनारे वाला भाग होता है जीभ का, वो आपको कड़वा मतलब कि वो मीठा नहीं नमकीन बताता है, और पीछे वाला भाग जो होता है वो कड़वा बताता है, बीच वाला भाग कुछ बताइए ना करता है जीभ का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्रभाग हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देख लो, कूट को सही सुमिलित करना है। यहां पर कूट वाला क्वेश्चन है, इसको सही सुमिलित कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कूट को सही सुमिलित कीजिए, लगाइए क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लगाओ बुड़बक सब, खाली तू सब मजाक करते रहता है, बताओ बुड़बक। सर एनसीएल के झंझट में पढ़ाई में मन ना लग रहा, अरे कोई चिंता मत करो यार, हम लोग है ना साथ में, ईंट से ईंट लगा दिया जाएगा, काहे तुम लोग चिंता करो, पढ़ाई चुपचाप करते रहो। अभी देखो कौन कौन महारथी बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक ना, चिंता काहे कर रहे हो। जो भी होगा एकता से होगा, जो भी होगा यूनिटी से होगा, एक साथ रहने से होगा, वरना अगर बिछड़ जाओगे, टूट जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। वैसे देखो कि तुम लोगों के पास क्या गलती हुआ है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए एक ही चीज है कि सरकार के कानों में यह बात डलवाया जाए और सरकार से ही काम करवाया जाए। आगे चलते हैं, एस्केरिस ये कौन कौन कुल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले गाय किस कुल के अंतर्गत आता है, स्तनधारी है, गाय भैंस, हम लोग सब लोग आपको स्तनधारी है, ठीक। फिर घरेलू मक्खी किसके अंतर्गत आता है, सो घरेलू आपसे पूछे कि घरेलू मक्खी किसके अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है ना। मलेरिया परजीवी किसके अंतर्गत आता है, तो ये प्रोटोजोआ है, मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। और यहां पर एस्केरिस किसके आता है, एस्केरिस जो आता है ये होता है आपको निम्टोडा, यानी कि निम्टोडा हो जाएगा। तो इसका मिलान कर लो, ए का आंसर हो जाएगा 2, ए का आपको ए का 3 होगा, ये निम्टोडा यहां पर ए का 3 होगा, तो ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया है, आपको आराम से लगा लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए ही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ये देख लो क्वेश्चन 42 क्वेश्चन देखो, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए समानता किसका प्रयोग करते हैं। समानता देखो, देखो समानता यानी कि हम लोग समान रूप से विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं उसका बताना है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग समानता किसका प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग किया जाता है लोहा का। देखो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी चुंबक होते हैं और एक अस्थायी चुंबक होते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम अस्थायी चुंबक, अस्थायी मतलब कि नर्म लोहा हो जाएगा, नर्म लोहा का हम प्रयोग कर कर अस्थायी बनाएंगे कि उसको पीट कर या गर्म कर तुरंत उसका चुंबकत्व खत्म किया जा सकता है। जैसे ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है वो अस्थायी चुंबक का बनाया होता है। एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या होता है भैया, अस्थायी चुंबक जो बनता है ये इस्पात का बनता है। किसका बनता है, इस्पात का बनता है, इस्पात का बनता है। ये कठोर होता है इसलिए इसका चुंबकत्व जल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए देखोगे कि इस्पात के हम लोग बनाते हैं अस्थायी चुंबक। ये 42 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो आगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 43 देख लो।
मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित पर से विचार कीजिए। जो मोनेरा जगत होते हैं उनके जो जीव होते हैं ये बताना है। मोनेरा जगत के जीव कौन कौन आपको जो विचार करना है। अब विचार करो क्या बात है, देखो स्टेटमेंट क्या सही है क्या गलत है। ये देखो, इस जगत के सभी जीव में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली सभी जीव में इसके अंतर्गत नहीं होती है। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आ जाएगा, सवाल आ जाएगा, नील हरित सवाल आ जाता है। इस जीव में देखोगे कि जो प्रक्रियोटिक कोशिका होते हैं, नए वाला कोशिका होते हैं, उसमें कहां से होगा, तो सब में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और काइटिन का कोशिका भित्ति बना होता है, ठीक। अब दूसरा देखो जिसमें होता है उसका दूसरा कह रहा है नील हरित सवाल इस जगत का उदाहरण। एक बात सही है, नील हरित सवाल इस जगत का उदाहरण है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44 देख लो। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है। जो विद्युत धारा को मापता है उस उपकरण का नाम बताना है। तो विद्युत धारा को मापा जाता है एनीमोमीटर द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा विद्युत धारा नहीं, पवन वेग को मापा जाता है, हवा की गति को मापा जाता है। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर मीटर द्वारा, यानी कि अमीटर द्वारा। एम्पियर मीटर क्या मापेगा, अमीटर जो मापेगा ये आपको विद्युत धारा मापेगा। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापेगा, अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है, और एनीमोमीटर क्या मापता है, तुम्हारा हवा की गति मापता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मक्का की पत्तियों के शीर्ष सफेद होना निम्नलिखित में से किसका सूचक है। मक्का कैसा फसल है, मक्का जो होता है, मक्का हुआ, बजरा हुआ, ये जो होते हैं ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। और मक्का की पत्ती का शीर्ष भाग जो हो जाता है ये आपको सफेद हो जाता है, ये किसकी कमी के कारण हो जाता है, तो जिंक और जास्ता। जिंक मतलब होता है जास्ता, जास्ता की कमी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 46 देखो। हैजा, कॉलरा, ये सब जो रोग होता है ये खतरनाक रोग है। टाइफाइड, ये सब जो रोग होता है ये खतरनाक होता है। हैजा कॉलरा से लोग पहले हजारों लाखों लोग मरे जाते थे। जब गांव के गांव उजड़ जाता, जब हल्ला हैजा कॉलरा फैलता था तो। और ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है और दूषित खाना या दूषित पानी से होने वाला ये बीमारी है। कौन सा भैया, तो हैजा। इसीलिए पहले कहा जाता था कि खाना खाने जा तड़ा तो भर थरिया 2-3 थरिया मत मार लिया कि हैजा कलरा तोहरा हो जाए और खाली उल्टी और दस्त करत रह जा। पहले क्या होता था कि हैजा, जैसे कि हैजा वाले जो जहां पर जैसे कि बाहर जाते थे 2 नंबर के लिए 1 नंबर के लिए, फिर वहां से क्या होता है मक्खी द्वारा या कुछ वायु द्वारा ट्रांसफर हो जाता था बैक्टीरियल रोग। फिर पूरा गांव के गांव इसमें चपेट में आ जाता था और पूरा उस समय पानी की कमी हो जाता था शरीर में। हैजा कलरा जो भी होता है पानी की कमी हो जाता है, तो पानी चढ़ाने की तो विधि अभी आया है। उस समय लोग अपना अपना जड़ी बूटी देते थे, लेकिन बहुत लोग मारे जाते थे, इतना विकराल रूप से ये फैलता है, ठीक ना। तो ये कौन सा रोग होता है, ये जीवाणु जनित रोग होता है, हैजा कलरा। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड भी खतरनाक आपको रोग है। इसलिए जब भी खाना उना लोग खाते हैं हमारे क्षेत्र में देखोगे, अब भर थरिया 4-5 को पूरी उड़ी आदम बुढ़िया उड़िया आदम खाने लगते हैं, तो लोग बोलते हैं ज्यादा खाइबा तो हैजा कलरा हो जाए, ठीक। तो वही चीज होता है कि बढ़िया से खाना ना पचेगा, अनपच हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखो। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। पृथ्वी के जो केंद्र होता है उसका जी का मान क्या होता है, चलो बताओ। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, लगाओ यहां पर आंसर। पृथ्वी के जो केंद्र है उस पर जी का मान क्या होता है। ये हुआ पृथ्वी, ये हुआ पृथ्वी का केंद्र। और इस देखोगे पृथ्वी का केंद्र जो होता है उस पर जी का, पृथ्वी का केंद्र जो होता है अंदर होता है, एकदम पृथ्वी के अंदर होता है, क्रूड में होता है, और केंद्र जो होता है उस पर जी का मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, आपको मिनिमम होता है यानी कम होता है। सबसे ज्यादा आपको उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर, मतलब कि ध्रुव पर ज्यादा होगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाइएगा तो जी का मान बढ़ते जाता है, और जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ते जाता है, और आपको 0 हो जाता है जब केंद्र पर चले जाइएगा। तो क्वेश्चन 48 देखो। उस विद्युत धारा को जो नियत समय के अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती है, नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती है, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक। अब तुम लोग बोलते हो कि सर जी इसमें गलती है। विद्युत धारा अगर नियत समय के बाद अपना दिशा नहीं बदलती है उसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है, और जो बदलती है उसे अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। तो डायरेक्ट, अगर तुम डायरेक्ट करंट देखोगे, डीसी कितना दिन तक चलेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, यानी जितना चार्ज करोगे उतना चलेगा। लेकिन अल्टरनेटिव करंट क्या होगा, अल्टरनेटिव करंट बहुत दिनों तक चलता है। जितना तुम्हारा क्षमता है एनर्जी उत्पादन कर कोयला से या थर्मल एनर्जी से, उतना इलेक्ट्रिक करंट आपको मतलब कि पैदा करोगे। तो अल्टरनेटिव करंट, जैसे कि ट्रांसफार्मर से जो तुम्हारा करंट आता है घरों में, या घर में जो पंखा उंखा रेडियो टेलीविजन सब भी चलता है, वो अल्टरनेटिव करंट से चलता है, जो कि एक दिशा बदलती रहती है। अब ये जो दिशा बदलती है इसकी जरूरत है, यानी जो लड़की किसी लड़के को छोड़कर फिर दूसरा लड़का, फिर तीसरा लड़का, चौथा लड़का, उस लड़की को समाज की जरूरत है, वैसे लड़कों का भी जरूरत है। बाकी डीसी से कुछ नहीं होने वाला है, डायरेक्ट करंट से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती धारा। क्या बोला जाता है इसे, प्रतिवर्ती धारा कहा जाता है ना, जो आपका बदलती रहे। डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा बोला जाता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। जो भी मैं उदाहरण देता हूं एज याद करने के लिए तुम लोग को देता हूं, ये ना कि बदला बदली करने शुरू कर देना है भाई, वाले ले तू हमारे ले ले तू हमारे, ऐसा मत करना ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 देख ले, क्वेश्चन नंबर 49 देख लो भाई। रात्रि में अंधापन किसकी कमी से होता है? रात्रि में जो अंधापन होता है जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, वो विटामिन ए के कारण होता है, रेटिनोल के कारण होता है, यानी कि विटामिन ए के कारण होता है। और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें मिलती है? गाजर में मिलती है। 49 के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी हो जाएगा। तुम्हारा जो नपुंसकता वाला बीमारी है, तुम्हारा ही नहीं दुनिया के किसी भी इंसान में अगर वो नपुंसकता की बीमारी आता है तो वो कौन से आता है? टोकोफेरोल से आता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से हो जाता है, टोकोफेरोल से हो जाता है ठीक। और जो आपको विटामिन बी12 है, इसे साइनोकोबाल्ट बोला जाता है, साइनोकोबालिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो साइनोकोबालिन जो है ये आपको रक्त की कमी होने पर भी दिया जाता है, साइनोकोबालिन क्या? विटामिन बी12 ठीक। और विटामिन बी सी से आपको इसका स्कॉर्बिक एसिड नाम है, और इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग हो सकता है, मसूड़े से खून आ सकते हैं, और ये आंवला में सबसे ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन 50 आपके देखने की जरूरत है, यहां से लगाइए। दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग करता है? पहले क्या होता था कि गाय भैंस अभी भी गांव में होता है बहुत से घरों में, लेकिन अब बहुत कम लोग गाय भैंस रखते हैं ना, नवाबी है ना। पहले गाय भैंस हम लोग यहाँ भी था, तो रोज रात को जो दूध बचता था उसमें लोग दही जमा देते थे। दही जमा दे एक हड़िया टाइप का होता था, उसमें थोड़ा सा उसका दूध का गर्म कर कर आपको जोरन डाल दिया जाता था, और सुबेरे माँ लोग क्या करती थी, ऐसे लगाकर, इसे हम खुद किए हैं, ये जो मक्खनी होता है उसको ऐसे ऐसे कर किया जाता है तो उसका मक्खन बाहर की तरफ निकलता है, वो जो होता है वही होता है दही को आपको बिलोकर मक्खन निकालने वाला, वो होता है अब केंद्रीय बल। केंद्रीय बल मतलब होता है, देखो दो प्रकार के बल होता है जब आपको सर्कुलर पाथ पर चलोगे तो जब आप मक्खन ऐसे ऐसे बिलोकर ऐसे ऐसे मक्खन को करते हैं मक्खनी से, तो वो सर्कुलर पाथ ही आपको चलता है, और सर्कुलर पाथ जब चलेगा तो उसमें दो बल लगेगा, एक वो अंदर की तरफ बल लगेगा, अंदर की तरफ बल लगेगा, उसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जब तुम कहीं पर मुड़ाते हो, साइकिल मुड़ाते हो, तो केंद्र की तरफ जो घुमाते हो वो क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। एक जो बल लगता है ये बाहर की तरफ बल लगता है, इसे कहा जाता है बैलेंस फोर्स, सूडो फोर्स। ये छदम बल है, दिखाई नहीं देता है, महसूस नहीं होता है, ये छदम बल है, लेकिन ये बल लगता है तुमको। और ये जो होता है ये होता है अपकेंद्रीय बल, जो केंद्र के बाहर लगता है। और इसी के कारण देखोगे केंद्र से बाहर, यानी कि मक्खन जो तुम्हारा निकलता है दूध में से, वो तुम्हारा हड़िया पर, बर्तन पर बाहर की तरफ छिप जाता है, और फिर उसको ऐसे हाथ से कर कर फिर उसको रख लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। या तुम्हारा वॉशिंग मशीन भी जो काम करता है, बाहर की तरफ मैल फेंकता है, क्योंकि वो गोल 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 घूमता है, तो वो भी आपको अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। क्वेश्चन 51 देख लो। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है एसआई कब लागू की गई थी? लागू की गई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपको बताना है। कौन लिख रहा है काची? गुरु जी गुस्सा मत कीजिएगा, हमारा मदद कीजिए, पर टारगेट बैच जुड़ नहीं पा रहे हैं, 50 रुपया पे करने के लिए बोल रहा है, 50 रुपया पे करने के लिए बोल रहा है। क्या दिक्कत है? पहले से होगे तो स्क्रीनशॉट भेजना जो प्रॉब्लम लिख रहा है ठीक, व्हाट्सएप पर नहीं भेजो तुम लोग, कल मैंने देखा और दिखवाया भी। हाँ, एप्लीकेशन के बारे में बोलेंगे। स्नेहा तिवारी जली सर, फिर से देखिए, नमक छिड़क दो, जो जलता है ओकरा ऊपर नमक छिड़क देना चाहिए, ऐसे जो बातों से जलता है। चलो, मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोल रहा है किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1971 में लागू किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सूर्य ग्रहण जब होता है, तब जब सूरज ग्रहण होता है तो क्या होता है, ये आपको बताना है ठीक। राहुल चौरन, सर जी हम इतना वाला बैच खरीदे आपका, लेकिन हमको बैच कोड नहीं मिला, प्लीज बताइए। बैच का कोड नहीं होता है बाबू,
आओ बैठिए, हाँ बैठिए वहां पर। मुंगेर से आए हैं तो बैठिए अभी वहां पर, कुछ क्वेश्चन हम करा ले रहे हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। तो कोशिका में राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना। चलो बताओ, अब आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, चलो बताइए, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। दूसरा मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र द्वितीय 5 मिनट के लिए रिलीज हो गया है, कृपया शांति बन। हे भीम, बड़ी मार मराओगे, ठीक ना। आवाज आ रहा है अब, आवाज। चलो कितने क्वेश्चन पर आवाज गया था बताओ। 52 से करवाइए, अच्छे, क्वेश्चन नंबर 52 से। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 52 से करवा रहे हैं, चलो। हाँ यस। चलो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जब सूरज ग्रहण होगा, यह अमावस्या के दिन होता है और चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, तो देखोगे ये क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, जिसमें आपको पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, क्योंकि चंद्रमा सूरज के प्रकाश छेप लेता है। इसके कारण देखोगे ये हो जाता है सूर्य ग्रहण। यही क्वेश्चन तुमसे पूछे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो सूरज और पृथ्वी, सूरज और आपको चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, तो उसमें आपको सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, पृथ्वी छेक लेता है, उसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण। तो ये हो पूछ रहा था सूर्य ग्रहण, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 53 देख लो। यह दे रहा है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयुक्त होता है, आपको बताना है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक। चलो जीवाश्म की आयु, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता की आपको वाला तत्व कौन सा है, तो यह होता है आपको कार्बन 14। कार्बन 14 जो होता है, देखो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14, ये क्या होता है, आपको रेडियो एक्टिव होता है। और ये शरीर में कार्बन की मात्रा आप जानते हो है अच्छा खासा, ऑक्सीजन के बाद कार्बन का स्थान आता है। जो भी जीव बने होते हैं वो कार्बन की मात्रा उसमें है, जो भी जिंदा जीव है उसमें कार्बन है। तो वो देखा जाता है कि कितने समय में कितना क्षय हुआ है, और उसके अनुसार ही आपको इसका उम्र पता निकाल लिया जाता है। जीव धर्मवास्म होता है, जीवाश्म जो होता है यानी कि जिसमें
जिसमें जीव का अंश हो उसे जीवाश्म कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरे हुए जीव आपको जो हो जाते हैं इसमें आते हैं, ठीक, जो जीवाश्म हो जाता है। अब ये देखोगे कि जो तुमसे पूछे कि अगर चट्टान की आयु ज्ञात करना हो, पृथ्वी की आयु ज्ञात करना, पहाड़ की आयु ज्ञात करना हो, तो उसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डेटिंग विधि 14 का इस्तेमाल किया जाता है जीव की उम्र ज्ञात करने के लिए जीवाश्म का। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो। 54 देखते हैं, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? सो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो था, आपको ये इसका नाम बताना है। ये आपको रसिया द्वारा आपको प्रक्षेपित किया गया था और इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। अभी देखोगे स्पुतनिक 5 कर रसिया द्वारा एक वैक्सीन भी निकाला गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अभी स्पुतनिक जो 5 है वो क्या है, वो रसिया द्वारा निकाला हुआ कोरोना का वैक्सीन है। और स्पुतनिक फर्स्ट क्या है? ये आपको रसिया द्वारा छोड़ा हुआ एक आपको पहला प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह है। हम लोगों का 1875 में देखोगे सबसे पहला आपको 1975 माफ करना 1975 में देखोगे सबसे पहले हम लोगों ने आर्यभट्ट नामक आपको कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में जो राइबोसोम होता है, ये आपको राइबोसोम जो होता है ये कोशिका का अंग है, छोटा अंग है, सबसे छोटा अंग कोशिका अंग जो होता है राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है ये कोशिका में क्या करता है आपको बताना है। ये करता है प्रोटीन का संश्लेषण। ये क्या करता है? प्रोटीनों का संश्लेषण करता है, सहायक होता है। इसमें प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है किसे? राइबोसोम को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 लगाइए, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका है? तंत्रिका, तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है, इसे भी याद रखिएगा। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तंत्रिका पूछ रहा है, तंत्रिकाएं निकलती है आपको 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 57 आपको देख लेना है यहां से। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? चलो लगाओ इसका क्वेश्चन, मैं देख रहा हूं आप लोग क्या आंसर लगा रहे हो। चलो सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए और एक बार लाइक। चलो सभी लोग क्वेश्चन लगाओ। क्या हुआ जी? जिसका आंसर पीछे का बना है उसको रिटर्न में आगे जाने नहीं देंगे। चलो ये बताओ क्वेश्चन लगाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो इसमें कितना सी लगाने वाले बुद्धिजीवी हैं। हाँ? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन की किस लिए जरूरत पड़ेगा भैया? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? जो ग्लूकोज का निर्माण करता है आपको क्या करता है? कौन करता है भैया? तो खाना बनाता है। प्रकाश लेता है, सूरज से सबसे पहले प्रकाश लेगा और फिर क्या लेगा? वायुमंडल से CO2 लेगा। फिर पानी कहां से लेगा? तो जो अंदर है आपको पृथ्वी के अंदर से मिट्टी से पानी उठाएगा, तो ये खाना बनाएगा। और खाना जब बनाएगा तो आप देखोगे तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण, जिसमें आपको हरित लवक रहना जरूरी है, क्लोरोफिल रहना जरूरी है, हरा पत्ती। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो छोड़ता है ना, ऑक्सीजन छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन आपको निकलता है प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 58, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए क्या मिलाया जाता है? कि सीमेंट में सेटिंग के समय नियंत्रित हो इसके लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम का फार्मूला। आपको जिप्सम का फार्मूला भी याद रखिएगा। जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में और इसका होता है CaSO4 into 2H2O। इसी को गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा, जिप्सम मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के भांति कार्य करती है? ये कौन सी ग्रंथि है? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्राव भर्ती ग्रंथि दोनों की तरफ कार्य करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में, ठीक। और ऐसे ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यह यकृत हो जाती है, दूसरे पर आ जाता है आपको अग्नाशय। ऐसे हो जाएगी दोनों अंतःस्रावी और आपको बहिःस्रावी की तरफ थायराइड ग्रंथि काम करता है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखना है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह, ठीक। चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 लगाइए। अच्छा एक बात बताओ इससे पहले वाला, चलो क्वेश्चन लगाओ सभी। एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहे हैं, बहुत जल्दीबाजी में हो तुम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे बताओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मुझे रुक जाओ। ये वाला क्वेश्चन का जो एक लड़का बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है? ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी दोनों की कार्य करती है? अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है और सबसे बड़ी ग्रंथि दूसरा ये हो जाती है अग्नाशय।
तो अग्नाशय अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों की तरफ काम करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी आपको थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंतःस्रावी में से तो ये जो हो जाता है, ये आपको अग्नाशय जो होता है ये आपको अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करता है। ये आपको अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, आप आराम से ऑप्शन लगाइए, ये यहां से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो छोड़कर नहीं जाना है, इस पर ध्यान नहीं उतना गया। ये देखो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर अग्नाशय हो जाएगा। एंड्रिनल ग्रंथि जो होता है, एंड्रिनल हार्मोन आपको स्रावित करता है, जो कि उत्तेजना के लिए जाना जाता है, यानी लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। कौन सा? एंड्रिनल वाला जाना जाता है। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि आप जानते हैं, और मास्टर ग्रंथि उसे बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, सौर मंडल के स्वार्थिक गर्म ग्रह। अब लगाओ क्वेश्चन, सौर मंडल के स्वार्थिक गर्म ग्रह कौन है? यही फायदा होता है तुम लोग का कमेंट पढ़ लेने से। ड्यूटी का टाइम हो गया सर जी। अच्छा ठीक है राहुल, ड्यूटी का टाइम हो गया तो मैं जल्दी खत्म करता हूं इसे, और आप लगाइए क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छा। सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह जो होता है शुक्र होता है, और शुक्र को सांझ के तारा, भोर के तारा, पृथ्वी के जुड़वा बहन, सुंदर के देवता इसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। सौर मंडल में टोटल अभी 8 उपग्रह है, 8 ग्रह है। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है, उसमें से सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। 61 देखो, स्पेक्ट्रम में किस रंग का प्रकाश का तरंगधार अधिक होता है? स्पेक्ट्रम जब करोगे, यानी कि परिकिरणन जो होता है, ये आप देखोगे कि जब प्रिज्म से गुजारते हो प्रकाश को, तो वो 7 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसमें से तरंगधार सबसे अधिक किसका होगा? तरंगधार सबसे अधिक होता है लाल का, और प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल का। ठीक, तरंगधार सबसे अधिक किसका होगा? लाल का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, और सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग जो होता है ये किसका सूचक होता है, ये बताना है। टोटल 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 70 क्वेश्चन है। तो तारे का रंग जो सूचक होता है वो किसका सूचक होता है? ये होता है उसके ताप का। तारे का रंग जो होता है उसके ताप का सूचक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तारे में जो ऊर्जा बनता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा बनता है। क्वेश्चन 63 देखो, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? जो नमक उत्पन्न होता है ये किस खनिज से उत्पन्न होता है, ये बताना है। नमक जो उत्पन्न होता है ये किस खनिज से उत्पन्न होता है? लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बताओ बताओ। नमकीन पानी वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हेलो फाइटा, बताओ। सोडियम क्लोराइड होता है। सब लोग डी लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, हेलाइट, हेलाइन, हेलाइट मतलब खारा होता ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी जब कोई भी आवर्त सारणी में जो परमाणु होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रेडोन हो जाएगा, रेडोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ये सब जो होता है नियोन हो जाएगा। ये जब होता है ये सब स्टेबल होता है, और इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ये शून्य होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा, डी। जेनोन भी हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 65, श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? श्वसन में देखोगे कि आप वायुमंडल में से अलग अलग जो तुम्हारा वायुमंडल में गैस उपस्थित है उसको अंदर डाल लेते हो, यानी कि वायु के थ्रू अंदर चला जाता है। तो अंदर जाता है तो इसमें से देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड जो जाता है ये तुम्हारे अंदर जाता है 0.03%, क्योंकि जितना वायुमंडल में तुम्हारा उपस्थित है वही तो अंदर जाएगा ना, श्वसन लोगे तो। और ये निकलता कितना है? तो लगभग 4% के करीब, लगभग 4 से 5% के करीब बाहर निकलता है। तो ये तो बढ़ गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन तुम कितना लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो तुम 20.94%, यानी 94 या 95% लेते हो। छोड़ते हो कितना हो? ऑक्सीजन बाहर कितना निकालते हो? ये लगभग 16% के करीब तुम लोग, अगर मतलब कि 16% बाहर निकाल लेते हो जितना लेते हो। जलवाष्प, जलवाष्प भी डिफरेंट हो जाता है। जलवाष्प भी जितना लेते हो उससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम निकालते हो आपको। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन वेरिएशन नहीं करता। नाइट्रोजन 78% तुम लेते हो शरीर में और 78% बाहर निकाल देते हो। ठीक, ये आपको शरीर में आपको शोषित नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66, आर्द्र और नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई, काई जो होता है मोसेस, मोसेस जो होते हैं ये आपको किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है?
जो मोसेस होते हैं जिसे हम लोग काई बोलते हैं ना, काई ना देखोगे, जहां पर पानी पहले चापाकल होता था, कुइयां होता था, वहां पर हरा हरा कर काई लग जाता था, जिसे हम लोग काई कहते थे, चूना लगाकर उसको छुटाया जाता था। ठीक, तो वो जो आते हैं वो किसके अंतर्गत के आते हैं? इसे कहा जाता है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के इसका अध्ययन, आपको पौधे का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 67 देख लो। निम्न में से कौन शरीर के सभी भागों में रक्त हृदय तक ले जाता है? यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शरीर के सभी भागों से क्या करता है? रक्त को हृदय तक ले जाता है। सभी भागों से रक्त को फिर से हृदय तक ले जाता है। इसमें से बताना है इनमें से कौन हो जाएगा। लगाइए क्वेश्चन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है, उसी के अंतर्गत इसे किया जाता है बाबू। देखो, जितने भी वाहिनी हैं जो शरीर के अलग अलग क्षेत्र में है, वो शरीर के अन्य भागों से तुम्हारा जो खून है फिर से ले जाती है तुम्हारे हृदय की तरफ। ठीक, तो ये हो जाती है शिराएं। और जो आपको हृदय से अन्य भागों में शरीर के ले जाते हैं उसे कहा जाता है धमनियां। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर शिरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के नेत्रों के कितने घंटे के भीतर निकाल देना चाहिए? अगर किसी का मृत्यु हो गया है और वो नेत्र दान करना चाहता है, नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कोर्निया दान किया जाता है। नेत्र के कौन सा भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आपको रेटिना पर बनता है। ठीक, छोटा और बड़ा कब हो जाता है? जब प्रकाश पड़ता है तो छोटा हो जाता है, जब प्रकाश हटता है तो बड़ा हो जाता है। वो प्यूपुल होता है, प्यूपुल आंख का। तो ये 68 दे रहा है कि मृत्यु के पश्चात 6 घंटे के अंदर देखोगे, 6 घंटे के अंदर अगर आंख को निकाल लिया जाता है तो वो सुरक्षित होगा। यानी 6 घंटे के बाद उसका क्या होता है? विघटन शुरू हो जाता है, खराब होने शुरू हो जाता है। तो 6 घंटे के अंदर कोर्निया को क्या करना पड़ता है? तुमको निकाल लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। नहीं तो फिर 6 घंटे के बाद निकाला जाए तो आंख में व्याधि यानी आंख प्रॉब्लम जो किसी को लगाओगे तो उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। वो क्या होता है? विकृत होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। पृथ्वी के सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे और जानवर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बताना। पौधे भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहा है, हमारा वातावरण का वो कौन सा क्षेत्र है? जीव रह रहे हैं, यानी कि जैवमंडल हो जाएगा, वो जयमंडल कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन नंबर 70 लगाइए और घर जाइए, भरथरिया खाना खाइए और सो जाइए। सोइए मत, पढ़ जाइए, पढ़िए। ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंत भला तो सब भला। चलो क्वेश्चन का आंसर लगाओ। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे 70 का। और जाते जाते एक लाइक जरूर ठोक कर जाइएगा। ठीक, मुझसे आपसे बात करनी है प्लीज। मैंने जो नंबर दिया है लास्ट में जो 32 होगा उसी पर आप लोग कॉल कीजिएगा। जो नंबर आपको दिया गया है, मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर बात करूंगा, वरना मैसेज आप लोग छोड़ दीजिएगा। हम तो घर पर ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन 64 एक बार समझा दीजिए। समझा देते हैं तुरंत। ये क्वेश्चन पहले 70 आप लोग लगा लीजिए। बहुत अच्छा। इसे क्या कहा जाता है? सर जी जीके का भी क्लास जल्दी चालू कीजिए। फुल प्रैक्टिस सेट क्यों? अरे फुल प्रैक्टिस सेट इसलिए बाबू बंद है ना क्योंकि जो ऑफलाइन में क्लास चलता है वही तुम लोग को ऑनलाइन उपलब्ध करा देते, कोई इधर उधर नहीं करते हैं। ठीक, और ऑफलाइन क्लास अभी 6 तक बंद है, इसीलिए ये सब देखने को मिल रहा है। और कुछ नहीं, मेरा कोई शौक नहीं है। निम्नलिखित में से किस पोषण के तरीके से जीव पोषक तत्वों को मृत और आपको क्षयकारी पदार्थों के विलयन के रूप में लेते हैं? ये कौन सा आपको होते हैं? तो ये होते हैं मृत पोषी पोषण। मृत पोषी पोषण होते हैं ना, मृत चीजों को भी आपको क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत पोषी पोषण, जैसे कि बैक्टीरिया, फफूंदी, ये सब जो हो जाते हैं विघटन कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो अब देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। 64 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा देख लेते हैं क्या कर रहा है। कहां गए 64? एक मिनट। शून्य इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होता है भाई। इलेक्ट्रॉन जिसके साथ बंधन बनाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। ये तो तुम लोग को कैसे भी पता होगा कि सभी अक्रिय गैस होते हैं, वो किसी के साथ बंधन नहीं बनाते हैं, किसी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करते हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, रेडियन हो जाएगा। इसमें क्या तुमको दिक्कत है बताओ? सर हम 10 बार लाइक कर दिए, 10 बार लाइक करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, 10 बार लाइक कर दिए तो अगर फायदा होगा हम वो है और